Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Yash Agrawal and we will study here BSc first year physics. तो फ्रेंड्स आज हम समझने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर कर लिया है जिसका सेंटर है O और रेडियस है स्मॉल a, और हमने ये भी कंसीडर किया है कि जो स्फेरिकल सेल है इसका मास है कैपिटल M। ये एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल से। और ये जो हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं EF एंड GH, ये हमारा एक रिंग शेप की होंगी। अगर हम देखें, अगर ये इसको स्फेरिकल सेल समझें आप, तो ये दोनों मिलके एक रिंग का शेप बनाएंगी यहाँ पर। और इस पॉइंट P की इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है फ्रेंड्स। और ये पॉइंट G की जो कि सरफेस पर है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से R कंसीडर की है हमने। तो यही यहाँ पर थ्योरी में लिखा है, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस a, वी आर टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, देन सरफेस एरिया ऑफ द सेल इक्वल टू 4πa²। चूँकि हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल सेल है उसका जो रेडियस है वो हमारी a है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 4πa² होता है। तो जो सेल का सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πa²। सरफेस डेंसिटी भी फ्रेंड्स पहले आप पढ़ चुके होंगे, मास पर यूनिट एरिया होता है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। सिग्मा से हम इसको डिनोट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू M/4πa², जहाँ पे M हमारा स्फेरिकल सेल का जो मास है वो है और 4πa² हमारा सरफेस एरिया है जो कि हमने अभी अभी लिखा है ऊपर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सेल इज कट बाय टू पैरेलल प्लेन्स EF एंड GH। अब इस जो स्फेरिकल सेल है, यदि हम गौर से देखें तो ये EF है जो हमारा, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सेल है। तो ये जो हमारे EF और GH दोनों लाइन एक प्लेन होंगी अंदर स्फेरिकल सेल के, जो कि इस एक रिंग का शेप बनाएंगी अगर आप गौर से समझेंगे तो जो कि जो EF GH प्लेन है, ये दोनों प्लेन हमारे परपेंडिकुलर हैं लाइन OP के। इस लाइन को अगर आप देखें OP, तो ये दोनों लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर हैं जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। तो वी गेट अ रिंग EFGH, तो हम एक रिंग पाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सेल समझें जो कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, अगर आप समझने का प्रयास करें, अगर हॉलो इसको कंसीडर करें तो ये जो हमारा ये जो EFGH है ये एक रिंग का शेप लेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप अंदर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिंग का शेप लेगा 3 डायमेंशनल। तो जो इंटायर सेल है उसको हमने कंसीडर कर लिया कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच रिंग्स। अगर हम पूरे सेल को देखें तो ऐसी कई सारी रिंग हम बना सकते हैं उस सेल के द्वारा, या फिर ये कई सारी रिंगों से मिलकर बना हुआ है वो हमारा जो स्फेरिकल सेल है जो पूरा। लेट द एंगल सबटेंड बाय द रिंग EFGH एट द सेंटर OB एंगल GOP इक्वल टू थीटा एंगल EOP d थीटा प्लस d थीटा। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो EFGH हमारे जो दोनों प्लेन हैं, इनसे जो सेंटर पर यानी सेंटर पॉइंट O पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा यहाँ पर कंसीडर किया है। और इस पॉइंट से पॉइंट E से अगर हम एंगल बनाए तो ये थीटा प्लस d थीटा होगा अगर टोटल एंगल देखा जाए यहाँ पर। जब जो कि इन दोनों लाइन के बीच में जो GO और EO है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हमने d थीटा कहा है फ्रेंड्स। ये जो एंगल हमारा छोटा सा दिखाई दे रहा है ये d थीटा है। और जहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन OE और OG ये रेडियस है सर्कुलर या स्फेरिकल सेल की, जिसको हमने A से डिनोट किया है। तो एंगल GOP इक्वल टू थीटा एंड एंगल EOP इक्वल टू थीटा प्लस d थीटा, दोनों एंगल, जहाँ पे d थीटा बहुत ही स्मॉल है। रेडियस ऑफ रिंग इक्वल टू A साइन थीटा। यहाँ रेडियस ऑफ रिंग जो है हमने इस ट्राइंगल से निकाली है, या इस ट्राइंगल से किन्हीं भी 2 ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले जी QOG ये जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे जो कि 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है चूँकि ये लाइन। तो इस ट्राइंगल से हमने फाइंड की है रेडियस यानी कि OG की वैल्यू। तो OG की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये एंगल थीटा है, और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो OG यानी कि माफ़ कीजिएगा
इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है हमारा क्यू जी, और ये जो हमारा हाइपोटेनियस है वो ओ जी है। तो क्यू जी अपॉन ओ जी इक्वल टू हमारा जो होगा वो साइन थीटा होगा, और ओ जी को अगर हम उस तरफ ले जाएं, यानी कि अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें कि साइन थीटा इक्वल क्यू जी अपॉन ओ जी, जहाँ पे ओ जी की वैल्यू जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओ जी हमारी रेडियस है जिसकी वैल्यू ए है, तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू जी अपॉन ए, और क्यू जी की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी ए साइन थीटा। तो ये जो हमारी है, ये हमारी जो क्यू जी है, ये रिंग की जो, ये गौर से देखेंगे तो ये रिंग की रेडियस होगी क्यू जी, और रेडियस ऑफ रिंग जो होगी वो हमने निकाल ली है ए साइन थीटा। इसी तरीके से विड्थ ऑफ रिंग जो होगी वो होगी ई जी इक्वल टू ए डी थीटा। इसको भी मैं आपको भी समझा देता हूँ कि अगर हम ई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता है, हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे एंगल हमारा डी थीटा है, और आर्क हमारी जो आर्क है ये ई जी हमारी आर्क है यहाँ पर, तो ई जी अपॉन और रेडियस हमारी ए है, रेडियस हमारी स्मॉल ए है। तो ई जी की जो वैल्यू आएगी, यानी कि आर्क की जो वैल्यू आएगी, या फिर ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है, ये हमारी, अगर आप गौर से देखो तो ई जी ही हमारी जो रिंग की विड्थ है, तो ई जी इक्वल टू हमारा ए डी थीटा आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप गौर से समझने का प्रयास करें तो विड्थ ऑफ रिंग ई जी इक्वल टू ए डी थीटा यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे रिंग का। माफ़ कीजिएगा, सरफेस एरिया जो रिंग का होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है, सरकमफेरेंस इनटू विड्थ, यानी कि जो रिंग का सरकमफेरेंस होगा, जो इस रिंग का या फिर इस सर्कल का, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सरकमफेरेंस होगा उसका हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिंग का सरफेस एरिया मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो सरकमफेरेंस हम जानते हैं 2 पाई ए साइन थीटा होगा यहाँ पर, क्योंकि ए साइन थीटा हमारी रेडियस है रिंग की, और 2 पाई हम जानते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, जहाँ पे आर रेडियस होती है। तो रेडियस हमें पता हुआ है, ए साइन थीटा मिली है हमें यहाँ पर, तो 2 पाई ए साइन थीटा, और विड्थ हमने निकाली है ए डी थीटा। तो यहाँ पे हमें ये सरफेस एरिया मिल चुका है रिंग का 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। मास ऑफ रिंग, अब हमें रिंग का मास पता लगाना है, तो एरिया ऑफ रिंग इंटू सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, जितना उसका रिंग का जो एरिया होगा उसको अगर हम जैसा सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें मास ऑफ रिंग मिल जाता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो सरफेस एरिया हमने यहाँ ऊपर ही निकाला हुआ है 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और सरफेस डेंसिटी को हमने पहले निकाला था सिग्मा, जो कि यहाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने निकाला था, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया है। अब फिगर से हमें क्लियर होता दिखाई दे रहा है दैट द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ईच ऑफ द रिंग ई एफ जी एच। इस ई एफ जी एच जो रिंग है, इसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो आप देख पा रहे हैं, r हमने कंसीडर की थी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस r पर है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द रिंग विल बी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर रिंग के द्वारा जो होगा वो होगा dv, हमने कंसीडर किया है dv इक्वल टू माइनस g इंटू एम मास ऑफ रिंग अपॉन डिस्टेंस। ये भी फॉर्मूला होता है, हमने पहले 11th में पढ़ा था फ्रेंड्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन r, और जहाँ पे आर हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर हमने, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल आर है। मास ऑफ रिंग हमने यहाँ पर ऊपर निकाल लिया है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा और माइनस जी जो कहते हो। तो इन ट्राइंगल जी पी ओ हम गौर से देखें तो ट्राइंगल जी पी ओ जो है हमारा जी पी ओ, ये जो ट्राइंगल आप पूरा देख पा रहे हैं, जी ये है और पी ये है और ओ ये है, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमारी जो जी पी स्क्वायर है इक्वल टू ओ जी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस 2 ओ जी डॉट ओ पी कोस थीटा। कई लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 11th में। मैं एक काम करता हूँ कि आपको इसको भी मैंने अलग से लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो वैल्यू है जी पी स्क्वायर की ये कैसे आती है। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक और डायग्राम वैसा ही बना के रखा हुआ है, इससे मैं आपको समझाऊंगा कि जी पी स्क्वायर की वैल्यू ये जो वहाँ पर थी वो कैसे आई। तो अगर आप गौर से देखें इस ट्राइंगल में जी पी स्क्वायर है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जी क्यू पी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फ्रेंड्स हम जीपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जीपी स्क्वायर जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर इस राइट एंगल जी क्यू पी ट्राइंगल में, तो जीपी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर जी क्यू है और यहाँ पर बेस हमारा क्यू पी है, तो जी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो जो क्यू पी है इसको हम निकाल सकते हैं ओ पी माइनस ओ क्यू,
ये जो हमारी पूरी लाइन OP है, इसको अगर हम OQ से माइनस कर दें तो हमें लाइन QP मिलती है यहाँ पर। तो QP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OQ, और जहाँ पे होल स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। आप गौर से देखें तो इस ट्राइंगल जो हमारा GOQ, ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है फ्रेंड्स, GOQ। जैसा कि मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बनता है क्योंकि ये लाइन पर परपेंडिकुलर है ये लाइन। तो हमारे इस ट्राइंगल के लिए हम जब OG की वैल्यू फाइंड करेंगे, माफ़ कीजिए साइन थीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल आप देख पा रहे हैं थीटा है, तो इस ट्राइंगल के लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा GQ है और बेस हमारा OQ है, तो GQ अपॉन, माफ़ कीजिएगा, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा के लिए। तो GQ और हाइपोटेनियस हमारा OG है, तो GQ अपॉन OG, तो GQ की वैल्यू जो आएगी वो होगी OG साइन थीटा। और कॉस थीटा की भी इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, OQ अपॉन OG, जहाँ पे OQ हमारा बेस है और OG साइन थीटा वो हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू OQ अपॉन OG, और OQ के लिए OG कॉस थीटा वैल्यू आई है हमारी। और जब इस इक्वेशन में हम GQ और OQ की वैल्यू पुट करेंगे तो GQ की वैल्यू OG साइन थीटा है, तो स्क्वायर करने पर OG स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP स्क्वायर, और सिमिलरली OQ स्क्वायर है यहाँ पर, तो OQ स्क्वायर की वैल्यू OG स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2OP, यहाँ पर OQ था तो OQ की जगह हमने फिर यहाँ पर OQ की वैल्यू पुट की OG साइन OG कॉस थीटा। तो इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं OG स्क्वायर कॉमन है, OG स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, माइनस OP स्क्वायर माइनस 2OP इंटू OG कॉस थीटा। और ये जो GP की वैल्यू हमें मिल चुकी है, GP स्क्वायर इक्वल टू OG स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर माइनस 2OP डॉट OG कॉस थीटा। यही हमारा टर्म पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए GP स्क्वायर इक्वल टू OG स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर माइनस 2OG डॉट OP कॉस थीटा। यहाँ पे आप GP, अब आप गौर से देखेंगे तो जो GP है वो हमारा कैपिटल R है। यहाँ पर इस डिस्टेंस को देखिए, GP ये हमारा कैपिटल R है, और OG है जो वो कैपिटल जो A है हमारा रेडियस, OG रेडियस को डिनोट करता है। तो A स्क्वायर OP स्क्वायर हमारा R स्क्वायर है जो कि डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट P की है, तो माइनस, और OG OP माइनस 2AR कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन मिल चुका है हमें। तो हेयर ओनली R एंड थीटा आर वेरिएबल। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो केवल कैपिटल R और कैपिटल थीटा ही बस वेरिएबल हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिंग की अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें केवल R और थीटा की वैल्यू ही चेंज दिखेगी। अगर आप गौर से देखें तो इस रिंग को अगर आप चेंज करें, डिस्प्लेस करें, तो हमें जो क्या नाम करके ये जो डिस्टेंस है कैपिटल R, ये कम या बढ़ेगी, और ये जो एंगल है इसमें चेंज आएगा जैसे जैसे आगे या पीछे जाएगी। तो थीटा और R में ही चेंज आएगा, बाकी सब क्वांटिटीज़ ज्यों की त्यों रहेंगी, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ज्यों की त्यों ही रहेगी। सेंटर कहीं नहीं जा रहा, हमारा पॉइंट P कहीं नहीं जा रहा, इसलिए R ज्यों का त्यों रहेगा, और बाकी क्वांटिटी भी सिमिलरली हमारी कॉन्स्टेंट ही रहेंगी, केवल R और थीटा ही वेरिएबल होंगे यहाँ पर। तो हेंस डिफरेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन पार्शियली, तो इस इक्वेशन को जो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2R dr, जहाँ पे हम इस इक्वेशन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 2R dr इक्वल टू 2AR साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे dr बाई डी थीटा हमारा इस साइड जाएगा। कॉस थीटा का जो हम डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहाँ पर पहले से था, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो चुके हैं। तो 2AR साइन थीटा, और डी थीटा जो इस साइड में बचेगा dr बाई डी थीटा, उसका डी थीटा हम इस साइड ले आएंगे। तो ये टर्म हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू R dr। अब हम यहाँ साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू R dr अपॉन AR को इस साइड ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, और हमें साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड में हम साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थर्ड हमें यहाँ पर मिली है, साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे dv की वैल्यू है, तो dv इक्वल टू माइनस जी इंटू 2 पाई a स्क्वायर अपॉन R dr अपॉन AR इंटू सिग्मा। ये हमें इक्वेशन मिल चुकी है। आप तो ये देखिए हमारा ये इक्वेशन फोर्थ आ गया है, dv इक्वल टू माइनस 2 बाई ए जी सिग्मा dr अपॉन R। ये हमारी वैल्यू आ गई है dv की। पीछे वाले टर्म में कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल हुए हैं, जैसे ये कैपिटल R था पीछे वाले टर्म में, वो कैंसिल हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी था, यहाँ a स्क्वायर था और अपॉन में a था, तो a स्क्वायर से एक से दूसरा ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर केवल a बचा हुआ है, और इसको हम इक्वेशन फोर्थ दे देते हैं। केस फर्स्ट, अब यहाँ पर केस लगेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि dv की वैल्यू के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है dv की स्फेरिकल सेल से। तो यदि अगर पॉइंट P को हम जो स्फेरिकल सेल के बाहर लेते हैं, अगर स्फेरिकल सेल
जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसके बाहर अगर पॉइंट पी लेते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, तो आर इज़ ग्रेटर देन ए, जो मतलब उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो रेडियस से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस रेडियस जो होती है वो सरफेस से डिस्टेंस होती है पॉइंट ओ की, और जबकि हमारा जो सरफेस से जो हमारा पॉइंट है वो सरफेस से बाहर है, इसलिए आर हमारा ग्रेटर देन ए होगा। अब हम इंटीग्रेशन इस इक्वेशन को एक लिमिट्स लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पे r इक्वल टू आर माइनस ए से r इक्वल टू आर प्लस ए तक डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो पॉइंट P पर आएगा v आर ग्रेटर देन ए के लिए वो होगा r माइनस ए टू आर प्लस ए, और इस टर्म को हम पूरे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जहाँ पे dr हमारे के रिस्पेक्ट में हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये जो बाकी सारी क्वांटिटीज़ होंगी वो इसके dr के लिए कांस्टेंट होंगी, तो ये बाहर आ जाएंगी, और हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो dr के रिस्पेक्ट में होने के बाद r आएगा, और जहाँ पे लिमिट्स हमारी r माइनस ए से r प्लस ए तक हैं, तो वी आर ग्रेटर देने की वैल्यू अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देने लगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो आर प्लस ये हमारी अपर लिमिट है और आर माइनस ये लोअर लिमिट, माइनस बीच में चिन्ह आएगा, और ये जो हमारी वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगी -4πa² जी सिग्मा अपॉन आर, जिसको हम लिख सकते हैं -gm अपॉन आर। अगर आप पीछे वाली इक्वेशन में देखें तो जो मास हमने फाइंड किया था रिंग का -4πa² सिग्मा फाइंड किया था, इक्वेशन 5 हम डाल देंगे इसको -gm अपॉन आर, जो m की वैल्यू है। मास ऑफ रिंग हमने निकाला था पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा हमारा मास ऑफ रिंग 2πa² sin थीटा d थीटा इंटू सिग्मा, यही हमें पीछे दिखाई दे। ये देखिए 4πa² सिग्मा, यही हमारे टर्म पीछे था मास के लिए, तो -gm अपॉन आर हो जाएगी इक्वेशन 5। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है उससे हमें ये वैल्यू मिलती है, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्रेडियंट की नेगेटिव वैल्यू से इक्वल होती है, यानी कि जो F इक्वल टू होता है वो माइनस ग्रेड U होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर जो हमारी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आई आर ग्रेटर देन ए इक्वल टू -dv अपॉन dr लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ग्रेडियंट है वो इसका ये रिलेशन आप पहले 11th में पढ़ चुके होंगे, मुझे मालूम है। आई इज़ ग्रेटर आर ग्रेटर देन, यहाँ पे ये रिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ये रिलेशन लगाएंगे नहीं। एक रिलेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में, जो कि था आई इक्वल टू -dv अपॉन dr, जहाँ पे आई हमारी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो -dv अपॉन dr होता है। यहाँ पे dv की वैल्यू माफ़ कीजिए v की वैल्यू हमें यहाँ पर ऊपर मिल चुकी है -gm अपॉन आर। तो सरफेस मीन्स आउटसाइड स्फेरिकल सेल के आउटसाइड जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हमने यहाँ पर वह भी निकाल के दिखाया है, -d अपॉन dr इक्वल टू ये वैल्यू पुट करने पर v की -gm अपॉन आर इक्वल टू r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा तो -gm अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे दोनों कैंसिल होने चाहिए थे, लेकिन जैसे चूंकि r डेनोमिनेटर में है तो r की पावर -1 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो -1 हमारा बाहर आएगा और अपॉन में r की पावर 2 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 6 हो गई, जिसके लिए हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल सेल फाइंड कर लिया है यहाँ पे। अब दूसरा केस लगाएंगे, व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, जब सरफेस स्फेरिकल सेल की सरफेस पर होगा अगर पॉइंट, तो यानी कि r इक्वल टू ए, तो इसी इक्वेशन में हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, r इक्वल टू ए होगा, क्योंकि जब सरफेस पर होगा पॉइंट P हमारा, तो जो r होगा डिस्टेंस होगा पॉइंट P का वो रेडियस के बराबर होगा, तो r इक्वल टू ए। इस इक्वेशन में r की वैल्यू a पुट करने पर हमें मिल जाता है v r इक्वल टू ए -gm अपॉन a, जो हमारी ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इस इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ -gm अपॉन a स्क्वायर, r की जगह यही पुट कर दिया गया है। सिमिलरली केस 3 भी लगाया जाएगा, व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, जब स्फेरिकल सेल के अंदर होगा पॉइंट P, जहाँ हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड से स्फेरिकल सेल फाइंड करनी होगी, तो r इज लेस देन a, यानी कि जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी यहाँ पर पॉइंट P की डिस्टेंस से सेंटर से। तो
इक्वेशन 4 जो हमारी थी जिसमें हमने डी की वैल्यू उसको फिर से इंटीग्रेट करनी पर यहाँ पर लिमिट दूसरी ली जाएंगी इस बार r इक्वल टू ए माइनस, चूँकि a बड़ा है अब तो a माइनस आर से a प्लस आर तक जो लिमिट ली जाएंगी वो r लेस देन a इक्वल टू इस तरीके से हमारी फाइंड होगी। यहाँ पर r की फिर से वही लिमिट a माइनस आर a प्लस आर, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से रखने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर फिर से हमें जो मास की वैल्यू मिलेगी -4 पाई, माफ़ कीजिए 4 पाई a r सिग्मा, ये हमारी m की वैल्यू है, तो माइनस जी एम अपॉन a। यहाँ पे ये इक्वेशन v की वैल्यू हमें टोटली लास्ट में जो मिलने वाली है वो -gm अपॉन a मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि जो मास की वैल्यू होती है वो आप पीछे से कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको ये अपॉन में a भी समझ में आ जाएगा कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता हो, आर से आर कैंसिल होगी, माफ़ कीजिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो और जो मास की वैल्यू के हिसाब से हम अगर जब इस इक्वेशन को निकालेंगे तो v इक्वल टू -gm अपॉन a आएगी वैल्यू। और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी हम सिमिलरली वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने 11th में पढ़ा था, -dv अपॉन dr। v की वैल्यू यहाँ पर -gm अपॉन a है, और r के रिस्पेक्ट में जब हम इस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कहीं भी r दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सब r के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज़ होंगी जिनका डिफरेंशिएशन करने पर हमें 0 मिलेगा। तो हमें ये पता चलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो इस सेल के इनसाइड में हर पॉइंट पर 0 होती है। मतलब किसी भी सेल के इनसाइड अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे तो वो 0 होगी। आशा है फ्रेंड्स आपको सारा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।